इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है सैम और विल नाम के दो लड़कों को दिखाते हुए, जो कि उनके शहर में हाल ही में ओपन हुए एक आर्केड गेम शॉप के अंदर जा रहे थे। दरअसल सैम और विल को तो गेम्स खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद था, खास करके वही पुरानी आर्केड गेम्स जो इस समय में पूरी तरीके से बंद हो चुकी हैं। उन दोनों में से सैम बहुत ही अच्छा गेमर था और उसके पास काफी अच्छी गेमिंग स्किल्स भी हुआ करती थी। सैम जो भी आर्केड गेम्स खेला करता उसके पूरे लेवल को एकदम से कंप्लीट कर लेता, क्योंकि वो हर एक गेम एक पैटर्न के साथ खेलता है। वो तो सबसे पहले सारी गेम्स की पॉसिबिलिटीज देख लेता था कि आखिर इस गेम को जीता कैसे जाए, और फिर उस हिसाब से सारी पॉसिबिलिटीज को एक साथ अप्लाई करता पूरा ध्यान लगाकर। सैम की इतनी अच्छी गेमिंग स्किल्स को तो वहां मौजूद सारे बच्चे देखने लग जाते हैं, क्योंकि सैम इतना अच्छा गेम खेलता था कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट लेवल को भी कंप्लीट कर ले। सैम तो उस आर्केड गेम शॉप में बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया था सारे बच्चों के बीच। इस बात से सैम को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। लेकिन अब एक लड़के के माध्यम से सैम को एक बहुत ही बड़े टूर्नामेंट के बारे में पता चला, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड आर्केड गेमर्स के बीच में हो रहा है। सैम इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो गया कि यही वो चांस हो सकता है जिससे कि वो अपनी गेमिंग स्किल्स दिखाकर पूरे वर्ल्ड के अंदर अपनी गेमिंग स्किल्स की पहचान बना सके। इसलिए सैम अपने दोस्त विल के साथ उसी गेमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने चला गया था, जो कि सारे आर्केड गेमर्स के बीच में होने वाली थी। वहां पर तो काफी सारे आर्केड गेमर्स आए थे जो तरह तरह की गेम्स खेलते हैं, और सभी के सभी काफी अच्छे प्लेयर्स थे। सैम तो थोड़ा सा नर्वस होने लगा, लेकिन उसका दोस्त विल उसे समझाता है कि तुम सबसे बेस्ट हो और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम वर्ल्ड चैंपियन जरूर बनोगे। तब जाकर सैम को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा था और वो विल के साथ चारों तरफ देखने लग जाता है। तभी उन्हें लॉफ्ट नाम का एक छोटा बच्चा दिखाई दिया था जो काफी अच्छी गेम्स खेल रहा होता है, लेकिन उसके साथ कोई टीममेट्स नहीं थे, इसीलिए वो काफी उदास हो जाता है। अब ये सारी चीजें नोटिस करने के बाद सैम ने लॉफ्ट से कहा कि मैं तुम्हें अपनी टीम में शामिल कर रहा हूँ, यानी कि इस पूरे टूर्नामेंट में वो तीनों एक टीममेट बनकर रहेंगे। अब यहाँ लॉफ्ट सैम और विल को लीसा के बारे में बताता है, जिससे कि वो बचपन से प्यार किया करता था, लेकिन लीसा उनसे ज्यादा भाव नहीं देती। उस पूरे टूर्नामेंट में तो एडी नाम का एक छोटा सा आदमी भी आ जाता है, जो आर्केड गेम का काफी ज्यादा फैन था, और वो भी इस गेमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आया है। एडी की गेमिंग स्किल ऑलमोस्ट सैम की गेमिंग स्किल्स के बराबर थी, लेकिन सिर्फ फर्क इतना होता है कि एडी काफी ज्यादा एटीट्यूड और ईगो वाला था, जो कि अपने आप को ही सबसे बेस्ट समझता है और सभी को अपने नीचे। अब उस पूरे आर्केड गेम का ऑर्गेनाइजर सभी के सामने अनाउंस कर रहा था कि ये गेम इतना आसान नहीं होने वाला। सभी को अलग अलग गेम के लेवल्स पार करते हुए लगातार ऊपर की तरफ बढ़ना होगा, और लास्ट में दो प्लेयर्स के बीच एक फाइनल फाइट होगी और जिससे जीतने वाला ही वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। साथ ही साथ उस ऑर्गेनाइजर ने बताया कि यहाँ पर नासा के बहुत सारे वैज्ञानिक और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लोग भी आने वाले हैं, और अगर कोई भी प्लेयर्स यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब हो जाता है तो उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। साथ ही साथ जो भी प्लेयर सारे गेम्स को जीतते हुए वर्ल्ड चैंपियन बनेगा, उसके गेम परफॉर्मेंस की सारी वीडियो फुटेजेस रिकॉर्ड करके स्पेसशिप में भेज दी जाएगी दूर अंतरिक्ष में, जिससे कि अगर किसी को भी ये मैसेज मिले तो उन्हें पता चल सके कि पृथ्वी पर अभी भी जीवन मौजूद है। वो ऑर्गेनाइजर तो बात कर रहा था एलियंस के बारे में। अब यहाँ सारे रूल्स बताने के बाद देखते ही देखते सभी के बीच एक गेम स्टार्ट हो गई थी। सारे प्लेयर्स अलग अलग आर्केड गेम्स खेल रहे होते हैं, जिसमें कि उन्हें सिर्फ जीतना था। अगर कोई भी एक बार हारता तो वो गेम से बाहर हो जाता। सभी लोग अपनी पूरी हिम्मत लगा देते हैं गेम्स को जीतने के लिए, लेकिन उन सारे आर्केड गेम्स को इतना हार्ड बनाया ही गया था कि उनके लेवल को जल्दी पार नहीं किया जा सकता। इन्हीं सारी चीजों की वजह से कई सारे गेमर्स पहले ही राउंड में बाहर हो जाते हैं। इसी तरीके से कई सारे राउंड्स चलते गए, लेकिन लास्ट में सिर्फ दो ही प्लेयर्स बचते हैं, और वो दोनों और कोई नहीं बल्कि सैम और एडी थे। उन दोनों की गेमिंग स्किल्स एकदम मैच कर रही थी, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन तो सिर्फ एक ही बनेगा। इसीलिए अब सैम और एडी के बीच एक आर्केड गेम का मैच होता है, वो भी फाइनल, और इसमें अगर जो भी जीतेगा तो वो वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगा। देखते ही देखते विसल बजाने के बाद सैम और एडी के बीच वो मैच चालू हो जाता है। दोनों अच्छा परफॉर्म तो कर रहे थे, लेकिन तभी सैम की कॉन्सेंट्रेशन की वजह से वो बहुत ही ज्यादा आगे निकल जाता है। एडी जब सैम और उसके गेम को देख रहा था, तब उसे लगने लगा कि शायद सैम जीत न जाए, इसीलिए अब एडी यहाँ पर एक चाल चलता है। उसने सैम को कुछ ऐसी बातें बोली जिससे कि उसका ध्यान भटकने लगा, और अब सैम पूरी तरीके से अपने गेम के ऊपर कंट्रोल खो देता है। एडी ने इस मौके का फायदा उठाया और तुरंत ही अपने गेम्स को कंप्लीट कर लिया।
सैम तो एडी द्वारा क्रिएट किए गए इस डिस्टरबेंस के कारण गेम हार जाता है और अब सभी लोग एडी के लिए खुश हो रहे थे क्योंकि वो वर्ल्ड चैंपियन बन चुका था। एडी भी खुश होकर नाचने लगता है क्योंकि वही है बेस्ट आर्केड प्लेयर ऑफ द ईयर। वहीं दूसरी तरफ सैम बहुत ज्यादा दुखी हो गया कि आखिर वो कैसे हार सकता है। उसने तो इस गेमिंग चैंपियनशिप को जीतने के लिए काफी सारी ट्रेनिंग की थी, पर अब यहाँ सैम का दोस्त विल उसके पास आकर समझा रहा था कि मुझे पता है कि तुम बेस्ट हो, भले ही इस बार नहीं लेकिन आगे चलकर मुझे पता है कि तुम वर्ल्ड चैंपियन जरूर बनोगे। सैम को तो विल की इस बातों से बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। अब यहाँ हमें कई सालों बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर विल और सैम काफी बड़े हो चुके थे। विल तो अपनी मेहनत की वजह से प्रेसिडेंट बन चुका होता है और वहीं सैम जो विल से काफी ज्यादा टैलेंटेड और गेमिंग स्किल्स में काफी अच्छा था, वो तो एक कंपनी में सिर्फ मैकेनिक का काम करता था। उन दोनों के प्रोफेशन के बीच में इतना बड़ा गैप होने के बावजूद भी दोनों की दोस्ती आज भी बरकरार होती है। विल जो कि प्रेसिडेंट होते हुए भी टाइम निकालकर सैम से मिलने चला आता था, लेकिन यहाँ पर एक बात बताई गई कि प्रेसिडेंट होने के बावजूद भी विल को कोई पसंद नहीं करता। सभी लोग विल के डिसीजन के अगेंस्ट ही जाकर सारी चीजें करते हैं और उसे अपना लीडर नहीं मानते। इस बात से विल भी बहुत ज्यादा परेशान होता है और वो क्या करे उसे समझता ही नहीं। पर सैम तो विल को दिलासा देते हुए यही कह रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। सैम अब अपनी जिंदगी से उदास हो चुका था क्योंकि वो एक समय पर बहुत ही बड़ा आर्केड गेमर बनना चाहता था, लेकिन वो जैसे जैसे बड़ा होता गया उसे लाइफ की रियलिटी के बारे में पता चला और अब वो अपनी फैमिली को संभालने के लिए गेमिंग छोड़कर ये जॉब कर रहा है। अब यहाँ रात होने पर हमें आसमान के अंदर एक अजीब सी रोशनी दिखाई जाती है। ये रोशनी और किसी की नहीं बल्कि स्पेसशिप की थी, जो कि छोटे छोटे पिक्सल जैसी लग रही होती है। अब वो स्पेसशिप तो पास आने के बाद मल्टीपल पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है और चारों तरफ घूमने लगती है। वो पिक्सल वाले स्पेसशिप जिस भी चीज को छू रहे थे वो पिक्सल बन के टूटने लग रहा था, यानी कि ये कोई नॉर्मल स्पेसशिप नहीं बल्कि किसी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली स्पेसशिप्स हैं जो कि सामने आने वाले किसी चीज को भी जिंदा नहीं छोड़ रहे थे। हालांकि कुछ सोल्जर्स उसके ऊपर हमला भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पिक्सल वाले स्पेसशिप ने एक सोल्जर के ऊपर पलटवार कर दिया और अपनी एनर्जीज की मदद से उसके वेपन को भी पिक्सल में कन्वर्ट कर दिया था। यहाँ तक कि वो हमला करने वाले सोल्जर की बॉडी को भी पिक्सल में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उसे अपनी स्पेसशिप के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सैम तो अब अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगा था और अपना इलेक्ट्रिशियन का काम करने आ गया था। सैम तो एक बच्चे के घर में आता है जिसके यहाँ पर कुछ चीजें इंस्टॉल करनी थी और ये काम जल्द से जल्द करने के लिए सैम को ही दिया गया था। सैम अब जैसे ही उस बच्चे के घर में आता है तब उस बच्चे ने कहा कि मेरे फादर और मेरे मदर के बीच ब्रेकअप हो चुका है क्योंकि मेरे फादर ने 20 इयर्स की लड़की के लिए मेरी मदर को छोड़ दिया। इस बात से वो बच्चा बहुत ही ज्यादा नाराज था। अब थोड़े ही देर में उस लड़के की मदर आ जाती है जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी। सैम तो उसे देखते ही पसंद करने लगा था और सोचता है कि इतनी ब्यूटीफुल लेडी को आखिर कौन छोड़ सकता है। सैम ने देखते ही देखते वो सारी चीजें इंस्टॉल कर दी थी जिसके लिए उसे बुलाया गया था, लेकिन अब वो पेपर्स पे सिग्नेचर लेने के लिए उस लड़के की मदर के पास चला जाता है। लेकिन उस समय उस लड़के की मदर बहुत ही ज्यादा उदास थी और रो रही थी क्योंकि उसका अपने हस्बैंड के साथ झगड़ा चालू था और अब तो डाइवोर्स भी लेने वाले थे। सैम को तो ये देखकर बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो उस लड़के की मदर के पास चला गया और उसे कंफर्टेबल कराने की कोशिश की। सैम तो उसके काफी ज्यादा पास जाने लगा क्योंकि उससे ये बेटर फील कर सकती थी, लेकिन उस लड़के की मदर जिसका नाम वॉयलेट होता है वो उससे दूर हो गई और अब तो वॉयलेट बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी क्योंकि वो उसके साथ फ्यूचर क्यों इमेजिन करे, क्योंकि वो तो सिर्फ एक इलेक्ट्रिशियन है और छोटे मोटे काम किया करता है। तब जाकर सैम ने कहा कि अगर मेरी जगह पर कोई अमीर आदमी होता तो शायद तुम उसे एक्सेप्ट कर लेती, इस तरीके से देखा जाए तो तुम गलत हो। अब अचानक सैम को प्रेसिडेंट विल का कॉल आता है जो उसे तुरंत ही अपने व्हाइट हाउस में बुला रहा था। सैम तुरंत ही वहां जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन जब वो अपने कार में बैठा था तभी वो देखता है कि वायलेट भी उसके पीछे पीछे आ रही है। सैम को लगने लगा कि वायलेट कहीं उसका पीछा करके उसे सजा तो नहीं देना चाहती, लेकिन तब एक बात पता चली कि वायलेट को भी व्हाइट हाउस में बुलाया गया है और वो पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट की एकदम हेड मेंबर्स में से एक है। इसी वजह से वायलेट को इतना ज्यादा एटीट्यूड था और वो सैम को अपने आसपास भटकने भी नहीं देती। सैम अब जल्द से जल्द अंदर जाकर अपने दोस्त विल से मिलता है जो कि प्रेसिडेंट बन चुका था। तब जाकर सैम को विल ने एक वीडियो फुटेज दिखाई जिसमें कि कल रात वाले छोटे छोटे एलियंस जो छोटे पिक्सल्स की तरह दिख रहे थे वो मिलिट्री बेस पर हमला करके सभी को गायब करते जा रहे होते हैं। इसमें तो मिलिट्री के कई सारे सोल्जर्स मारे गए और उनका नामो निशान ही खत्म हो गया। विल तो इस बात से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। उस जगह पर विल ने सारे हेड मेंबर्स को बुलाया था क्योंकि उन्हें डिस्कशन करनी थी और इस कमेटी में विल के ऊपर ही पूरे अधिकार थे कि वो किसको किसको बुला सकता है।
विल ने तो अपने प्यारे दोस्त सैम को भी इन सारे बड़े लोगों के अंदर आमंत्रित किया। अब वो सारे हेड मेंबर्स सैम को इस मीटिंग में देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुके थे, क्योंकि कैसे उसके जैसा कोई नॉर्मल वर्कर इस इंपॉर्टेंट मीटिंग के अंदर शामिल हो सकता है। लेकिन विल ने सैम को पूरी तरीके से अलाउ किया था अपना पर्सनल व्यू शेयर करने के लिए। उस जगह पर वॉयलेट भी होती है जो सैम को देखकर हंस रही थी। किसी को नहीं लग रहा था कि सैम को कुछ पता है और वो यहाँ पर सिर्फ टाइम पास करने आया है। लेकिन तब जाकर पूरे वीडियो को एनालाइज करने के बाद सैम ने एक इम्पोर्टेंट बात बताई। वो कह रहा था कि जो भी चीजें यहाँ पर मौजूद हैं और जिन्होंने भी मिलिट्री बेस पर हमला किया था वो और कुछ नहीं बल्कि बहुत पुराने आर्केड गेम के पैटर्न्स हैं। यही सेम पैटर्न्स उसने कई साल पहले आर्केड गेम्स के अंदर खेले थे और अब शायद किसी रीजन की वजह से ये सभी लोग अलाइव हो चुके हैं। सैम ये सारी बातें इतना श्योर होकर इसीलिए कह पा रहा था क्योंकि वीडियो के अंदर उस पूरे एलियन स्पेसशिप और जिन्होंने भी मिलिट्री बेस पर हमला किया उनकी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर में पिक्सेल्स दिख रहे थे। ऐसे पिक्सेल्स तो पुराने वाले आर्केड गेम्स के अंदर होते हैं, लेकिन उस जगह पर मौजूद कई सारे मेंबर्स सैम का मजाक उड़ा रहे थे और उसकी बातों से सहमत नहीं होते। एक ओल्ड मेंबर तो गुस्सा होते हुए कहता है कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं और हमारे मिलिट्री की जान खतरे में है और तुम यहाँ पर बेकार आर्केड गेम की बातें कर रहे हो। इस बात का तो कोई भी सेंस नहीं बनता और तुमने बहुत ही गलत ऑब्जर्वेशन की है। अगर पूरी कमेटी को इसके बारे में पता चलेगा कि हम यहाँ सोल्यूशन ढूंढने के बजाय गेम्स की बातें कर रहे हैं तो हमारी बहुत ही ज्यादा बदनामी हो जाएगी। सैम इतने बड़े बड़े लोगों के लगातार बोलने के कारण काफी नर्वस हो जाता है, जिससे कि विल भी समझने लगा था कि शायद सैम ने इन सारी चीजों को अंडरस्टैंड करने में थोड़ी गलती कर दी है और उसका ऑब्जर्वेशन गलत है। सैम इन सारी चीजों से काफी ज्यादा निराश हो जाता है और वो अपने ट्रक के अंदर बैठकर वापस अपने घर की तरफ जाने लगता है। सैम अपने ट्रक में जा ही रहा था तभी वो पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ पर उसका वही पुराना दोस्त लॉफ्ट मौजूद था। सैम ने तो बहुत ही ज्यादा शॉक होकर लॉफ्ट को एक पंच मारा और पीछे की तरफ गिरा दिया। लॉफ्ट और ट्रक के अंदर सैम का काफी देर से इंतजार कर रहा था क्योंकि उसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी होती है। वो तो सैम को तुरंत ही लेकर चला गया अपने घर के अंदर। यहाँ पर लॉफ्ट सैम को एक बात बता रहा था कि उसने कल रात वीडियो फुटेजेस देखे वही सारे जब कुछ अनजान चीजों ने मिलिट्री बेस के ऊपर हमला किया। वो इन सारी चीजों पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था जिससे कि उसे काफी इंफॉर्मेशन पता चली। दरअसल लॉफ्ट ने सैम को बताया कि ये सारे एलियन जिस तरीके से हमला कर रहे थे वो सेम टू सेम उसी जैसे होते हैं जैसा कि हम कई साल पहले आर्केड गेम्स के अंदर खेला करते थे। सैम भी थोड़ा सा अच्छा फील करता है क्योंकि उसने भी ये पहले फिगर आउट कर लिया था। लेकिन विल एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताता है कि कई साल पहले जो तुमने एक टूर्नामेंट खेला था उसके अंदर जो भी सारे गेम्स खेले जा रहे थे उनका नासा वालों ने वीडियो फुटेजेस बनाकर अपने स्पेसक्राफ्ट में कहीं दूर भेज दिया। और जहाँ तक मुझे लगता है कि वो सारे वीडियो फुटेजेस जो भी आर्केड गेम्स के थे वो किसी एलियन स्पीसीज को मिल चुके हैं, क्योंकि लॉफ्ट को अपने सिस्टम के ऊपर कई सारे डिस्टर्बेंस मिल रहे थे जो कि स्पेस से आ रहे होते हैं और ये सिग्नल्स कोई भी मैन मेड नहीं था बल्कि इसे तो लगातार एलियंस ही भेज रहे होते हैं। लेकिन नासा वालों ने वो गेम के पूरे वीडियो फुटेजेस स्पेस में इसीलिए भेजा था ताकि कोई एडवांस लिविंग ऑर्गेनिज्म ये समझ पाए कि हम पृथ्वी पर अभी मौजूद हैं। लेकिन शायद उस एलियन ने ये सारी चीजों का गलत मतलब समझ लिया है। वो तो पूरे आर्केड गेम्स को देखकर ये समझने लगे थे कि हम उनके ऊपर हमला करने वाले हैं और जल्द से जल्द वो सभी लोग मारे जाएंगे। इसी बात से गुस्सा होकर वो सारे एलियंस हमारे ऊपर उसी तरीके से हमला कर रहे हैं जिस तरीके से आर्केड गेम्स का फॉर्म हमने उन्हें भेजा था और शायद यही हमला कल रात हुआ था मिलिट्री बेस के अंदर। सैम को तो लॉफ्ट की ये सब बातों पर भरोसा हो जाता है क्योंकि उसने भी शुरुआत से यही पॉइंट आउट किया था। अब एलियन द्वारा अटैक करने वाली चीजें हद से ज्यादा ना बिगड़ जाएं, इसीलिए लॉफ्ट और सैम डायरेक्टली चले जाते हैं विल के पास। उन्होंने तो विल को इस बारे में सारी बातें बता दी। लॉफ्ट और सैम तो विल को लगातार बता रहे होते हैं कि वो सारे एलियंस हैं जो कि हमारी पृथ्वी पर हमला करने के लिए जल्द से जल्द पिक्सेल्स भेज रहे हैं और ये पिक्सेल्स किसी भी इंसान या फिर ऑब्जेक्ट को टच करेंगे तो वो पूरी तरीके से पिक्सल में ही कन्वर्ट हो जाएगा। हमें तो अब जल्द से जल्द इस पूरी बात का सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। लेकिन विल थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है कि उनकी इस बात के ऊपर कौन भरोसा करेगा। उस वीडियो फुटेज को देखकर ऐसा लग रहा था कि इसे कोई 10 साल का लड़का भी एडिट करके डाल सकता है, क्योंकि अब उनके पास कोई प्रॉपर सबूत नहीं था। इसीलिए सारी जनता सैम और लॉफ्ट की इन बातों पर भरोसा नहीं कर सकते। सैम और लॉफ्ट लगातार यही कह रहे थे कि अगर हमने इन्हें नहीं रोका तो इनका अटैक और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा और हमारी पृथ्वी की कई सारी चीजें गायब हो जाएंगी। होता भी कुछ ऐसा ही है। थोड़ी देर में ही आसमान में से वही सारे पिक्सेल्स यानी कि एलियंस बाहर आ गए थे जो कि डायरेक्टली इंडिया के ताजमहल के पास चले जाते हैं और अब उन सभी ने तो उस बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग को भी डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया था। जो भी लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं वो ये चीजें देखकर एकदम शॉक रह गए और इस हमले के आई विटनेस बन जाते हैं।
उन सारे पिक्सल वाले एलियंस ने बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय तो किया, साथ ही साथ कई सारे लोगों को अपने साथ पिक्सल में कन्वर्ट करके लेके चले गए। अब ये पूरी खबर फैलने के बाद विल को एहसास हो जाता है कि सैम और लॉफ्ट सही कह रहे थे, यानी कि ये सच में एलियंस हैं जिन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया है और अब हमें इनसे बचने के लिए जरूर कोई टेक्निक अपनानी होगी। विल तो अब फिलहाल के लिए सैम और लॉफ्ट को एक एग्जामिनेशन लेबोरेटरी में लेकर आ जाता है। उस लेबोरेटरी में आने के बाद पता चला कि वायलेट भी उस जगह पर ही काम करती है जो कि पूरे प्रोजेक्ट को लीड कर रही थी। सैम और लॉफ्ट को अंदर लेकर आया गया क्योंकि इस बारे में उन्हें सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है और जरूर वो इस मिशन में हमारी मदद भी कर सकते थे। अब यहाँ पर हमें दिखाया गया कि उन सारे पिक्सल में से एक टुकड़ा उनके पास मौजूद है जो कि बहुत ही ज्यादा मूवमेंट कर रहा था। वायलेट तो अपनी पूरी टीम के साथ उस पिक्सल के ऊपर ही रिसर्च कर रही थी कि कैसे इसे डिस्ट्रॉय किया जा सके और आखिरकार इतने कम समय के अंदर उन्होंने ये भी पता भी कर लिया था। दरअसल वायलेट की टीम ने एक ऐसी पावर गन बनाई होती है जो कि मल्टीपल रेस छोड़ती थी और इन्हीं हाई डेंसिटी रेस की वजह से इन पिक्सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता था, यानी कि एटलीस्ट उनके पास एक रास्ता तो है जिससे कि वो सारे पिक्सेल्स को धीरे धीरे खत्म कर दें। लेकिन सिर्फ सैम और लॉफ्ट को यह अंदाजा था कि ये चीजें इतनी भी ज्यादा आसान नहीं होने वाली। अब विल उन सभी को लेकर एक दूसरी जगह पर आ जाता है जो कि एक बहुत ही बड़ा मिलिट्री बेस कैंप था। इस बेस कैंप के अंदर कई सारे सोल्जर्स मौजूद थे और उनका कर्नल उन्हें तैयार कर रहा था लड़ाई के लिए, क्योंकि जब उन्हें पता चला कि पिक्सेल्स वाले एलियंस फिर से हमला करने वाले हैं तब वो सारी गन्स लेकर रेडी हो चुके थे उन्हें खत्म करने के लिए। लेकिन विल, सैम और लॉफ्ट उन्हें आकर समझाते हैं कि इस तरीके से उन एलियंस से लड़ा नहीं जा सकता, नॉर्मल गोलियों का उनके ऊपर कुछ असर ही नहीं होगा, इसीलिए अब उन्हें वही सारी हाई डेंसिटी वाली रेस का यूज करना पड़ेगा जिससे कि एक्चुअल में पिक्सेल्स को खत्म किया जा सके। सारे सोल्जर्स इस बात पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा लग रहे थे, लेकिन अब सैम टेक ओवर करता है और उन सभी को ट्रेनिंग देने लगता है। सैम उन्हें कोई फाइटिंग की टेक्निक नहीं बता रहा था बल्कि उन्हें आर्केड गेम्स कैसे खेले वो समझा रहा था, क्योंकि ये पूरी चीजें आर्केड गेम्स के ही पार्ट जैसी हैं। वहाँ पर काफी सारे आर्केड मशीन्स ला दिए गए थे जिससे कि हर एक सोल्जर वहाँ पर खेलकर अपनी गेमिंग स्किल्स को बढ़ा रहा था। सैम ने उन्हें समझाया कि तुम सभी को पैटर्न्स पर फोकस करना होगा, सही जगह पर हमला करने पर ही वो सारी चीजें डिस्ट्रॉय होंगी, इसीलिए वो सभी लोग बहुत ज्यादा ध्यान लगाएं। लेकिन कई सोल्जर्स तो ऐसा समझ रहे थे कि सैम हमें कमांड क्यों दे रहा है, हम उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। अब यहाँ देखते ही देखते सारे सोल्जर्स एक बहुत ही बड़ी गार्डन में पहुंच चुके थे जहाँ उन पिक्सल वाले एलियंस का हमला होने वाला था। सोल्जर्स ने तो पूरा गार्डन खाली कर दिया होता है, लेकिन उन्होंने ये बातें किसी को नहीं बताई। वो कह रहे थे कि यहाँ पर शूटिंग चलने वाली है, इसीलिए आप लोग यहाँ से चले जाओ। देखते ही देखते कुछ समय के अंदर ही आसमान में से पिक्सल वाले एलियंस बाहर निकलने लगे और अब उनकी मात्रा पहले से काफी ज्यादा होती है। सभी सोल्जर्स अपनी अपनी रे गन लेकर हमला तो कर रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी सैम द्वारा बताई गई टेक्निक को फॉलो नहीं करता। वो तो रैंडमली बिना फॉर्म को नोटिस किए फायर करते ही जा रहे थे। सैम लगातार चिल्लाता रहता है कि इस तरीके से हमला मत करो, तुम्हें उन पिक्सेल्स के हेड पर वार करना है जिससे कि वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन वो सारे सोल्जर्स तो उन पिक्सल की बॉडी पर हमला कर रहे थे जिससे उनकी लंबाई और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी और अगर ऐसा ही होता रहा तो ये पूरी जगह पिक्सल से भर जाएगी और वो सभी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसीलिए अब सैम खुद ही वो गन उठा लेता है और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्हें मारने लगता है। सैम जो बचपन में इतने सारे आर्केड गेम्स खेला करता था, उसे सब कुछ पता होता है उस गेम के बारे में। वो तो लगातार उन सेंटीपीड्स के हेड पर वार करते हैं जिससे कि वो मर जा रहे थे और अब उसकी मदद लॉफ्ट भी आकर करने लगा क्योंकि वो भी एक अच्छा गेमर होता है। दोनों की गेमिंग स्किल सभी लोग सिर्फ देखते ही रह जा रहे थे क्योंकि उनका निशाना इतना परफेक्ट था कि वो सारे पिक्सेल्स एक ही बार में खत्म हो जा रहे थे। लगातार हमला करने के कारण उस जगह पर जितने भी एलियन पिक्सेल्स आए थे सब के सब खत्म हो गए, यानी कि सिर्फ उन दोनों ने अपनी गेमिंग स्किल्स का यूज करके सारे हमला करने वाले पिक्सेल्स को खत्म कर दिया। अब यहाँ देखकर साफ साफ लग रहा था कि सैम और लॉफ्ट ने ये जंग जीत ली है, पर एलियंस भी इससे काफी ज्यादा खुश होते हैं, इसीलिए उन्होंने एक और बार चैलेंज किया। सैम सभी को बताता है कि इन आर्केड गेम्स के अंदर 3-3 चांस मिलते थे और अगर कोई भी अपोनेंट 3 बार जीत गया तो उसकी पूरी तरीके से जीत हो जाती है। वो एलियंस पहले ही हमसे 2 बार जीत चुके हैं और अब एक आखिरी बार हमारे पास चांस है और हमने भी ये सारी गेम एक ही बार जीती है, यानी कि ये फाइनल शोडाउन होगा जिसके अंदर अगर वो एलियंस जीत गए तो वो पूरी पृथ्वी को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। इसीलिए वायलेट, विल, लॉफ्ट और सभी लोग एक साथ बैठे थे कि इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए। तभी उन्हें याद आता है कि अगर हमें गेम खेलना है तो सबसे बड़े आर्केड गेमर को लाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर बात हो रही थी एडी की, जो अब एक क्रिमिनल बन चुका है। एडी ने ही कई साल पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी आर्केड गेम्स की। वायलेट, विल और सभी लोग एडी के पास चले जाते हैं जिसे कि जेल के अंदर बंद करके रखा गया था
और अब एडी को सब कुछ बताया गया कि कैसे पिक्सेल्स वाले एलियंस ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है और हमें तुम्हारी जरूरत है इस जंग में शामिल होने के लिए। लेकिन एडी का बिहेवियर और एटीट्यूड पहले जैसा ही था। उसके अंदर बहुत ज्यादा ईगो होता है और वो अपने आप को एक बहुत ही बड़ा आदमी समझता था। एडी ने तो साफ साफ कह दिया होता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो मेरी शर्तों को मानना पड़ेगा। एडी बोलने लगा कि मुझे जेल से आजादी चाहिए और मैं कभी भी टैक्स नहीं भरूंगा। साथ ही साथ मुझे एक प्राइवेट जेट चाहिए और एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्ट्रेस जिसके साथ मैं डिनर प्लान कर सकूं। इतने सारे मांग करने के बाद विल बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ गया था और वो कहता है कि मैं ये सारी चीजें पूरी नहीं कर सकता। तब जाकर एडी कहने लगा कि शायद फिर मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। अब यहाँ कंडीशन ऐसा था कि पूरे अर्थ की जिंदगी दांव पर लगी होती है, इसीलिए विल ने एक एक करके एडी की सारी बातें मान ली और एडी से कहा कि मैं शर्त पूरी करने की कोशिश करूंगा। एडी भी अब तैयार हो जाता है उन सभी की मदद करने के लिए। यहाँ मिलिट्री वालों और सैम को पता चला था कि उन पिक्सल वाले एलियंस का हमला अब एक पैकमैन करने वाला है। यही पैकमैन वो सभी लोग बचपन में आर्केड गेम्स के अंदर खेला करते थे, लेकिन अब शायद वो यहाँ पर आकर तबाही मचाएगा। सैम, एडी, लॉफ्ट और सभी लोग मिलिट्री के साथ मिलकर सारी तैयारी करने लगते हैं उनसे फाइट करने के लिए। सभी मिलिट्री ऑफिसर्स को नॉर्मल गन की बजाय उसी लेजर गन को दे दिया गया था जिससे कि उन पिक्सल्स को डिस्ट्रॉय किया जा सके। वॉलेट ने तो सारे सोल्जर्स के लिए एक ऐसी कार बनाई थी जिसके अंदर वही सारे गन्स लगे हुए होते हैं और उन्हीं की मदद से सभी को पैकमैन को मारना होगा। वहाँ पर तो पैकमैन के क्रिएटर को भी बुलाया जाता है जिन्होंने सबसे पहले इस गेम को बनाया था। अब देखते ही देखते सभी लोग सिटी में आ जाते हैं जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पैकमैन एलियंस ने भेज दिया था जिसे कि 3 बार मारकर खत्म करना है। सबसे पहले पैकमैन का क्रिएटर उसके पास जाता है क्योंकि वो सोच रहा था कि पैकमैन को उसने बनाया है तो वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पर जैसे ही वो आदमी पैकमैन को हाथ लगाता है, पैकमैन ने उसका हाथ ही काट दिया और उसे पिक्सल में कन्वर्ट कर दिया। वो आदमी तुरंत ही वहां से भागने लगा। अब वो पैकमैन देखते ही देखते सभी पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। वो जिसे भी टच करता वो पिक्सल में कन्वर्ट होकर धूल मिट्टी में मिल जाता। लेकिन एडी जो इन सारी चीजों में काफी ज्यादा माहिर था, उसे इस गेम को खेलना पता होता है, इसीलिए वो पैकमैन के पीछे से चले जा रहा था और उसे बार बार चोट पहुंचा के डिस्ट्रॉय करता है। एडी ने इसी तरीके से अब 2 बार पैकमैन को चकमा दे दिया था जिससे कि वो 2 चांस जीत जाता है। उसे तो अब एक आखिरी बारी पैकमैन को मारना होगा। लेकिन एडी जैसे ही इस बार उस पैकमैन के पीछे गया तभी पैकमैन एक साइड में मुड़ जाता है जिससे कि एडी की कार सीधे जाकर पानी में गिर गई थी। यानी कि एडी अभी इस गेम से एलिमिनेट हो चुका था। सारी चीजें अब सैम के ऊपर टिकी हुई थी क्योंकि उसके पास ही वो स्किल्स होती हैं जो सेम टू सेम एडी से कंपेरेबल थी और उसे भी पैकमैन को आखिरी बार मारना है। लेकिन वो पैकमैन भी काफी ज्यादा हाइब्रिड हो चुका था और उनके हमले समझकर उन पर ही पलटवार करता है। यहाँ 10 सेकंड का बफर टाइम मिल जाता है जिसके अंदर वो पैकमैन किसी को भी खत्म कर सकता था। सैम तो अब ये देखते ही अपनी कार को पीछे की तरफ मोड़ने लगता है क्योंकि उसके पास एक प्लान था। पैकमैन उसके पीछे तो आ रहा था लेकिन सैम ने अपनी कार दूसरी बिल्डिंग पर कुदा दी जिससे कि वो पैकमैन नीचे गिरकर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। और ये होने के बाद वो सभी लोग ये गेम जीत गए थे जिससे कि अब शायद वो एलियंस उनके ऊपर हमला ना करें क्योंकि यही एक लास्ट मैच था उन दोनों के खिलाफ। सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और सैम को अपना हीरो मानने लगते हैं। इसी खुशी में विल ने एक बहुत ही बड़ी पार्टी रखी थी। एडी को शर्त के मुताबिक छोड़ दिया गया था और उसे एक एक्ट्रेस के साथ डिनर भी अपॉइंट किया जाता है। वो एक्ट्रेस सिर्फ इसीलिए आई थी क्योंकि विल ने उसे काफी सारे पैसे दिए थे, वरना इतने छोटे आदमी को कौन डेट पर लेकर जाएगा। विल सारे आर्केड गेमर्स का शुक्रिया अदा करता है कि आप सभी की वजह से इंसानियत बच गई। वो लोग जश्न कर ही रहे थे तभी अचानक स्क्रीन पर कुछ अजीब सा दिखने लगा। वो सारे सिग्नल्स होते हैं एलियंस के जो कि किसी इंसानी रूप में कन्वर्ट होकर उनसे बातें कर रहे थे। यहाँ पर एक एलियन कहता है कि तुमने ये मैच चीटिंग करके जीता है और अगर उस चीटिंग को देखा जाए तो इसकी वजह से हम ही जीतते हैं, यानी कि तुम सभी इंसान ये गेम हार चुके हो। और अब ये गेम जीतने के बाद वो एलियंस कहते हैं कि हम पूरे अर्थ पर कब्जा करके उसे खत्म कर देंगे। तुम सभी के पास सिर्फ कल का टाइम है, इसीलिए जहाँ जाना है चले जाओ। ये बात सुनते ही वहाँ पर अफरा तफरी मच गई थी। किसी को भी नहीं समझता कि आखिर वो किस चीटिंग की बात कर रहे हैं और ये चीटिंग किसने की थी। अब यहाँ विल और बाकी सारे लोग सैम के ऊपर गुस्सा हो रहे थे कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया जिससे कि ये एलियंस हमें खत्म करना चाहते हैं। सैम को भी ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होती, लेकिन वॉयलेट के बेटे ने इस बात का पता लगा लिया था। वो डायरेक्टली एडी के पास आता है और उसने उसके ग्लासेस देखे जिसमें कि चीट कोड लिखे हुए थे और उन्हीं चीट कोड की मदद से एडी लगातार पैकमैन से लड़ाई कर रहा था और जीत रहा था।
यहाँ पता चलता है कि एडी ने जितनी भी चैंपियनशिप जीती हैं वो इसी चीट कोड की वजह से जीती थी। उसके पास ना ही सैम जैसे इतने अच्छे स्किल्स होते हैं और ना ही वो गेम में अच्छा था, बल्कि उसी गेम की कमजोरी पता थी और वो उसी तरीके से चीटिंग करके सारी चीजें जीत जाया करता। यानी कि एलियंस एडी की इसी बातों पर गुस्सा हो चुके हैं। अब उसी जगह पर पिक्सेल्स की एक स्पेसशिप आती है जिन्होंने रिवॉर्ड के तौर पर वॉयलेट के बेटे को अपने पास बुला लिया था। अगले दिन अब उन एलियंस ने स्पेसशिप के अंदर से इतने सारे कैरेक्टर्स भेज दिए थे जो लगातार चारों तरफ तबाही करते जा रहे होते हैं। ये तो सारे आर्केड गेम्स के वो कैरेक्टर थे जिसे कि सैम और बाकी लोग पहले खेला करते। सैम, लॉफ्ट और वॉयलेट जल्द से जल्द वहां पर फाइट करने के लिए आ जाते हैं, पर तभी लॉफ्ट की नजर एक लेडी पर गई जो उसी गेम का एक पार्ट थी। उसका नाम लेडी लिसा होता है जिसे कि लॉफ्ट बहुत ही ज्यादा पसंद किया करता था। लेडी लिसा गेम में मौजूद एक वॉरियर होती है जो कि अब रियलिटी में कन्वर्ट हो गई थी और अब वो लॉफ्ट को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन लॉफ्ट तो उससे प्यार करता था, तो आखिरकार वो उस पे हाथ कैसे उठाए, इसीलिए वो लिसा के सामने अपने प्यार का इजहार करते हुए नीचे गिर जाता है। लिसा लॉफ्ट के इस बिहेवियर को देखकर तुरंत ही समझ गई थी कि ये तो वही है जो शुरुआत से मुझसे प्यार करता था, इसीलिए अब वो भी अपने हथियार फेंक कर उसके साथ हो जाती है। यानी कि लेडी लिसा एक गेम का हिस्सा होने के बावजूद भी उन एलियंस का साथ नहीं दे रही थी। अब अचानक वो सारे एलियंस एक टेलीकास्ट करते हैं कि हमने डिसाइड किया है कि इंसानों को एक और मौका दिया जाए और इस लास्ट चैलेंज में अगर वो जीत गए तो वो इंसानों को छोड़ देंगे, पर इसके लिए कुछ बेस्ट प्लेयर्स को हमारी स्पेसशिप में आना पड़ेगा। यही बात को ध्यान में रखते हुए सैम, लॉफ्ट और वॉयलेट उस जगह पर जाने लग जाते हैं। स्पेसशिप के अंदर टेलीपोर्ट होते ही सैम और वॉयलेट को पता चला कि ये गेम तो किंग कॉन्ग का है, जिसके अंदर सैम, जिसे खेलने में सैम बहुत ही ज्यादा चैंपियन था। दरअसल लास्ट चैंपियनशिप के अंदर वो इसी गेम को खेलते हुए हार गया था एडी के साथ। उसी बात की वजह से सैम को थोड़ा सा लगने लगा था कि वो इस गेम में उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें इंसानियत के लिए ये गेम जीतना ही होगा। एकदम ऊपर की तरफ वो सारे लोग मौजूद थे जिन्हें की एलियंस ने किडनैप किया था। उन्हीं में से वॉयलेट का बेटा भी मौजूद होता है। अब यहाँ सैम, वॉयलेट और अपने सभी साथियों को लेकर ऊपर की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ पर किंग कॉन्ग उन्हें गिराने की कोशिश कर रहा होता है। अगर वो नीचे गिर गए तो वो गेम से बाहर हो जाएंगे। सैम को इस पूरी गेम की अच्छी तरीके से आदत थी, इसीलिए वो लगातार खेलते हुए आगे बढ़ता रहता है। लेकिन सैम सोच रहा होता है कि लास्ट टाइम तो वो इस गेम में हार गया था, आखिरकार वो इसे कंप्लीट कर भी पाएगा कि नहीं। तब जाकर वॉयलेट के बेटे ने सारी बातें बताई। वो कह रहा था कि एडी एक चीटर है और वो शुरुआत से ही अपने ग्लासेस में चीट कोड लिखकर चीटिंग किया करता था। लास्ट चैंपियनशिप में भी उसने इसी तरीके से चीट करके आपको हरा दिया, जिसका मतलब यह है कि उस कंपटीशन का असली चैंपियन एडी नहीं बल्कि सैम था और पैकमैन के अंदर भी एडी ने ही चीटिंग की थी। सैम को तो अब इन सारी बातों से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और उसके अंदर जो 1% डर की भावना थी कि वो ये गेम जीत पाएगा कि नहीं, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और अब सैम बहुत ही तेजी से किंग कॉन्ग के फाइनल लेवल तक पहुंच गया था। उसने अब एक हैमर लिया और किंग कॉन्ग द्वारा फेंके गए सारे हर्डल्स को पार करते हुए हैमर उसकी तरफ फेंक दिया। हैमर अब किंग कॉन्ग को लगते ही वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और इस तरीके से सैम ने फाइनल लेवल जीतकर ये पूरा गेम ही जीत लिया था। शर्त के मुताबिक अब वो सारे लोग ये गेम जीत चुके हैं तो एलियंस वापस जाएंगे। पिक्सल वाले एलियंस ने जमीन पर भेजे गए सारे कैरेक्टर्स को रोक दिया और स्पेसशिप के अंदर वापस बुलाने लगे। हालांकि यहाँ पर लॉफ्ट और उसकी गर्लफ्रेंड लिसा ने बहुत ही ज्यादा लोगों को मारा होता है, लेकिन अब पिक्सल वाले कैरेक्टर्स के वापस जाने के कारण लेडी लिसा को भी जाना पड़ता है। लॉफ्ट तो इस बात से बहुत ज्यादा उदास हो गया था। देखते ही देखते पूरी जगह उन सारे पिक्सल वाले एलियंस से खाली हो जाती है। एलियंस ने तो उन सारे लोगों को छोड़ दिया था जिसे कि उन्होंने किडनैप किया होता है और अब वो सब पृथ्वी को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। विल ने तो अब इन सारी चीजों की खुशी में वहाँ पर अपना एक फंक्शन रखा जिस जगह पर वो सैम और उसके दोस्तों का सम्मान कर सके। अब हमें वहाँ एलियंस का एक छोटा सा कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि लॉफ्ट को देखकर समझ पा रहा था कि लिसा के जाने का उसे बहुत ज्यादा दुख है, इसीलिए वो छोटा कैरेक्टर अपना रूप बदलकर लिसा में कन्वर्ट हो जाता है जो अब लॉफ्ट के साथ हमेशा रहेगा। स्टेज पर हम दो कपल्स को देख पा रहे थे जिनमें से लॉफ्ट और लिसा थी और अब यहाँ वॉयलेट ने तो सैम को एक्सेप्ट कर लिया था उसके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए। एडी को भी अब उन दोनों एक्ट्रेस का मैसेज आता है जो उसे कमरे में बुला रहे थे डिनर के लिए, यानी कि एडी का भी सपना अब पूरा हो जाएगा। अब एलियंस के जाने के बाद इंसान काफी अच्छी तरीके से रहने लगे। एंड में दिखाया गया कि लॉफ्ट और लिसा ने एक दूसरे से शादी कर ली थी और उनके तो बहुत सारे क्यूट पिक्सल वाले बेबीज हुए थे, लेकिन शायद हो सकता है कि यही बेबीज आगे चलकर इंसानियत को खत्म करने में लग जाएं। अब ये तो हमें सेकंड पार्ट में ही पता चलेगा।
इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय।